लोग दिखाते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया अंदर बाहर सब जगह पर। दिल्ली में भी जो जेडीयू का दफ्तर है वहां पर भी प्रदर्शन किया गया। ये देखिए तस्वीरें। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। नीतीश कुमार ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जो बातें उन्होंने कही वो बहुत ज़्यादा सोचने लायक बात है कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी बातें निकली। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि अगर उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है, माफ़ी मांग ली है, तो ये मैटर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार का जो कृत्य है अक्षम्य है और इस मामले में उनके इस्तीफे से कुछ भी कम मंजूर नहीं। ये दिल्ली की उनके विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। दिल्ली पटना दोनों जगहों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। ये पटना विधानसभा की तस्वीर है। तेजस्वी यादव जब विवाद हुआ था उसके बाद ही मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि जो बातें उन्होंने कही वो तो जागरूक करने वाली बातें थीं, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। ये बातें किताबों में पढ़ाई जाती हैं, स्कूल में बताई जाती हैं, तो इस पर इतना हंगामा करना ठीक नहीं है। उसका जवाब भी उनको मिला कि अगर ऐसा है तो फिर वो अपना टीचर नियुक्त कर ले नीतीश कुमार को। इसके अलावा अखिलेश यादव का साथ भी मिल चुका है नीतीश कुमार को। अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है, खेद जता दिया है, तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। कई बार बोलते बोलते आदमी कुछ ज़्यादा भूल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर उसे हम कोई सज़ा दें। अब जो भी हो, नीतीश कुमार अब जो कुछ बोला उसके बाद अब बुरे फंसे हुए हैं, इसमें कोई शक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब सवाल यही है कि ये मामला अब कहाँ तक आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, अब जो हुआ सो हुआ। किसी के कहने से तो नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है कि कुर्सी छोड़ देंगे। क्या इसमें और मुमकिन क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार किसी के कहने से नहीं, जनता के दबाव से कुर्सी छोड़ेंगे। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि देखिए, एक पक्ष है कि उनके मुंह से कुछ निकल गया सदन में, सदन के बाहर नेताओं के मुंह से बहुत ही गलत चीजें निकलती हैं। उसकी माफी मांग ले तो सचमुच मैं भी सहमत हूं कि उसके बाद वो बात समाप्त होनी चाहिए। किसी ने क्षमा मांग लिया तो कोई भी कुछ कर गया हो, गलती से मुंह से निकल गया हो, लेकिन यहां मसला दूसरा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक हैं? क्या वो उस मानसिक अवस्था में हैं? ये राज्य की जनता को लगने लगा है। ये सिर्फ इतना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक दल है, वो उनके साथ रही है, वो तो हमला करेगी ही करेगी और उसको करना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की राजनीति बिहार में हो रही, सब कुछ ले जाकर जाति पर लेकर जा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखिए तो उनको कुछ नहीं सूझ रहा है तो जाति जाति चिल्ला रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे। और मैं बार बार कहता हूं, भैया बिहार में अमीरों की गिनती कराओ। ये गरीबों की गिनती तो सब जानते ही गरीब लोग हैं। अमीरों की गिनती कराओ और बताओ कि किसके पास कितनी अमीरी के हिस्सा है, कौन है जो पैसा रखे हुए है, कौन है जो पैसा नहीं कमा पा रहा है, और किसकी वजह से, किस नेता के शासन की वजह से पैसा कमाने का प्रबंध नहीं हो रहा है। यानी वो व्यवस्था ही नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति मेहनत करे और अर्निंग कर सके। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जिस जगह खड़े हैं, उनका ये बयान माफी एक चीज है, लेकिन जिस अवस्था में वो हैं उस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। और निश्चित तौर पर बिहार को एक बेहतर मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, ये मैं मानता हूं। अब देखिए, विपक्ष के हाथ तो एक मुद्दा लगता है, तो जब तक उसका पूरा निचोड़ करके उसका रसमुन्ना निकाल ले, जब उसका पूरा फायदा ना ले ले, तब तक तो उस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं। अब आज विधानसभा में इसको लेकर के हंगामा हुआ, खासतौर पर नारी सम्मान के नाम पर। आपने ये भी देखा कि कुर्सी उर्सी भी उठ गई, बताया जा रहा है विधानसभा के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है इस विषय को लेकर के। अब वो ये भी देख रही है कि आगे सरकार के हाथ में क्या है। सरकार को पेश करना है आरक्षण बढ़ाने वाला प्रस्ताव, और वो बीजेपी को लगता है कि भाई जितनी देर उससे बचा जाए या इसको टाला जाए बेहतर है। देखिए, मैं कल भी मैंने एक बात की थी जिसपे हर्षवर्धन जी, हिपोक्रेसी की बात पे थोड़ा हर्षवर्धन जी ने कुछ कहा था मेरी, मैं फिर एक बात कहूँगा कि देखिए, बिहार की इसी विधानसभा में कुछ समय पहले एक चर्चा हुई। वो चर्चा थी भोजपुरी गानों पर, और उसमें रवि किशन और मनोज तिवारी के गानों का जिक्र हुआ कि किस तरह के गाने वो गाते हैं, किस तरह के गाने उन्होंने गाए हैं, क्या वो अश्लीलता नहीं? तो फिर अगर हम इस बारे में जाएंगे कि नीतीश कुमार ने कोई बात कही, मैं फिर कहूँगा कि जो उसकी भाषा थी वो ऑब्जेक्शनेबल है, पूरी तरह से ऑब्जेक्शनेबल है। उसके पीछे उनका जो बात वो कहना चाहते थे उस पर बात होनी चाहिए। जब मैं हिपोक्रेसी की बात कहता हूँ तो मैं उसको फिर से एक बार दोहराऊँगा। जब हमारी देश की जनता OMG 2 जैसी फिल्में देख सकती हैं जिसमें सेक्स एजुकेशन पे जो बातें कही हैं, अगर आप वो सुन लेंगे तो शायद आपको नीतीश जी ने जो बातें कही है उससे भी ज़्यादा
नजर आएंगी, जिस तरह की भाषा का उपयोग उसमें किया गया। लेकिन वो एक संदेश देने के लिए उस फिल्म में कहा गया कि सेक्स एजुकेशन पे देश में बात होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। दूसरी बात, हम जब OTT प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल भद्दी अश्लील बातों के सीरियल देख सकते हैं, तो फिर नीतीश जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन भाषा का हो सकता है, लेकिन उस बातों पर कि वो जो किस मुद्दे पे कह रहे हैं वो मुद्दे का ऑब्जेक्शन किसने किया? मैंने यही कहा ना कि देखिए, हम जब बात करते हैं तो फिर हम OTT नहीं देखना चाहिए, हमें बैन कर देनी चाहिए चीजें उस तरह की अच्छा, भाषा लेकिन को। मुझे बात फिर हम ये कहते हैं कि अभी अपने तुलना मैं ये भी मुख्यमंत्री और की बता रहा हूँ, हम कहते हैं कि हम जो बेडरूम में बातें करते हैं, हम जो अपने निजी उसमें बातें करते हैं, हम वो सार्वजनिक तौर पे नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा गया। लेकिन जब मैं कहता हूं कि फिल्म ऐसी चलाई गई, मैं जब कहता हूं OTT की सीरीज ऐसी हुई, जब मैं ये कहता हूं तो ये सब सार्वजनिक तौर पे हो रहा है, ये कोई अलग तरीके से नहीं हो रहा है। तो फिर जब बात करनी है कि किस तरह की भाषा का उपयोग हो, तो सब चीजों पे बात हो। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी आपने जिस फिल्म का जिक्र किया उसको अडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था ना, 18+ सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी बात कहने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी थी कि मेरी बात केवल वयस्क ही सुने, अडल्ट ही सुने, उनके लिए ही है। एक बात, फिर आप जब तुलना कर रहे हैं कि किसी कलाकार ने या किसी गायक ने किस किस्म की फिल्में की हैं या गाने गाए हैं, उसकी तुलना एक मुख्यमंत्री से और वो विधानसभा में बोल रहा है, उससे तो नहीं की जा सोसाइटी में सकती। किस तरह की चीजें हो रही हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जिन सोसाइटी में इस तरह की चीजें हो रही हैं ना, आपके सामने हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कान बंद कर लिए होंगे कि गाना चल रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, वो तो ठीक ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई के सबसे बड़ी आबादी के देश अब अगर बन गए हैं, हाँ, तो मैं पुरानी इसलिए बोल रहा फिल्मों में हूँ जो दिखाते थे 2 फूल आए और टकरा गए आपस में, उससे हाँ, तो फिर उसकी ये वजह से बातें तो हो नहीं रही हुआ है। हैं, तो ये बातें हो रही हैं। मैंने सिर्फ कहा कि उनकी जो बात, जिस पे वो बात करना चाहते थे, वो जो इशू था वो ठीक था। भाषा जिस तरह की इस्तेमाल की गई वो ऑब्जेक्शनेबल है, उन्होंने माफी मांगी है उसको लेकर। ठीक, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। अब ये विधानसभा में छूटेगा कि नहीं छूटेगा मुद्दा, बीजेपी ये नीतीश कुमार जी को छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, उससे पहले तो ये तय करें यहाँ ये मुद्दा छूटेगा कि नहीं छूटेगा। देखिए, मैं ये तो कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार के लिए बेसिकली कि उसने बैठे बैठे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मुद्दा हाथ में दे दिया है। नीतीश कुमार का आप अगर सार्वजनिक जीवन देखोगे तो उन्होंने कभी उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगाया। जिस पार्टी में वो रहे उस पार्टी पे जरूर आरोप लगते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने न कभी परिवारवाद की राजनीति की, न करप्शन की राजनीति की। नीतीश कुमार का सार्वजनिक जीवन एक साफ सुथरा रहा, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात मुद्दा छोड़ दिया है कि वो जानते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि इस मुद्दे को पकड़कर नीतीश कुमार को घेरा जा सकता है। और देखिए, नीतीश कुमार को घेरने के पीछे भारतीय जनता पार्टी या सरकार का एक बड़ा उद्देश्य भी है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता है, भले ही वो संयोजक नहीं बनाए गए, लेकिन सबसे बड़े चेहरा है। नीतीश कुमार को घेरकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार अगर आक्रमण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आक्रमण कर रही है, तो ये बताना चाहती है कि इंडिया गठबंधन का अगर कोई नेतृत्व करने की सोच रहा है, जो सहयोगी बनने की सोच रहा है, जो सबसे बड़ा चेहरा है, उसकी आप भाषा देखिए, उसके आप विचार देखिए, उसका सार्वजनिक आचरण देखिए। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैली के अंदर बोल रहे हैं कि इन्हें महिलाओं का सम्मान नहीं आता। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए तो पूरे देश की महिलाओं को मैसेज देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जैसे नेता जो बिहार की विधानसभा में ऐसा बोल सकते हैं, वह उन्हीं की सत्ता या उन्हीं के समर्थित लोग अगर देश की राजनीति में आएंगे तो महिलाओं के साथ कैसा सलूक करेंगे, उन्हें सोचना चाहिए। मुझे लग रहा है यह संदेश देने में भारतीय जनता पार्टी सफल होना चाहती है। और आपको मैं कल की बात बताता हूं, जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा से कहा है कि बिहार में वह इसे एक आंदोलन के रूप में तब्दील करें और जिला स्तर पर महिलाएं घर घर जाएं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की, और नीतीश कुमार के इसके बारे में वहां की महिलाओं को पूरा बताया कि किस तरीके से उन्हें महिला विरोधी बयान दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उन्हें भले ही माफी मांग लियो, लेकिन उनके बचने की संभावना बहुत कम है। यह मामला तुल पकड़ेगा और जब तक नीतीश कुमार पद नहीं छोड़ेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बना के रखेगी। देखिए, मुद्दा ऐसा लग रहा है जेडीयू भी नहीं छोड़ना चाहती है। अब अशोक चौधरी जो कि जेडीयू के मंत्री हैं, वो एनसीईआरटी स्कूल सिलेबस की किताब 12वीं की बायोलॉजी की किताब लेकर के विधानसभा पहुंचे और उन्होंने जो कहा कि इस किताब में वही लिखा है जो नीतीश कुमार ने कह दिया। अब नीतीश कुमार अगर जो बात कह रहे हैं सरल भाषा में, गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को, खासकर पिछड़ों को समझ में आए, इसलिए उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में, सरल भाषा में बात कह दी, तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन जब वही बात किताब कहती है तो आपको बुरा नहीं लगता। सुनिए अशोक चौधरी की बात। अच्छा, हमको आपको उनकी बातचीत जो है वो सुनवाते हैं, लेकिन ये बात वो अब किताब लेकर के गए विधानसभा में और उसके हवाले से कह रहे हैं, कोई पक्ष पीछे नहीं है। सौरभ जी, ये कल से चल रहा है और मैं तो मुझे सचमुच अब ये पक्के तौर पर लगने लगा है
कि राष्ट्रीय जनता दल और जो अभी जनता दल यूनाइटेड में आए हुए लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए हों या राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए हैं, वो नेता नीतीश कुमार को ले डूबेंगे। नीतीश कुमार को जब सेंस आया तो उन्होंने माफी मांग ली। नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता, चूंकि यहां सबसे पहले हम लोगों ने बहस की, उसके बाद दूसरे चैनलों पर भी मैं देखता रहा, खुद भी देखता रहा, कोई जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई गलती हो गई, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, नीतीश जी अच्छा बताना चाह रहे हो, प्रजनन दर बताना चाह रहे थे, सेक्स एजुकेशन बताना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से बोल दिया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हर टीवी चैनल पर खूब जमकर बहस कर रहे हैं और वो उस जगह पर बहस ले जा रहे हैं जहां नीतीश कुमार के कोर वोटर को मुश्किल होने वाली है। जो पिछला चुनाव हुआ 2020 का, उस चुनाव के बाद एक बात तय होने लगी थी, क्या नीतीश जी का वोटर अब धीरे धीरे मन बना रहा है, या तो उधर जाए या इधर जाए। मुझे लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही चाहती, उसके लिए तो संकट है। 24 के चुनाव के पहले अगर नीतीश जी और लालू जी एक कहें कि बड़ी पावर के तौर पर दिखते तो उसको मुश्किल है अभी। लेकिन इसका दूसरा एक पक्ष है, और वो पक्ष ये है कि लालू प्रसाद यादव को पता है कि नीतीश जी की पार्टी का एक बड़ा मतदाता वर्ग, अगर पार्टी ये खत्म हो जाए तो उनके साथ आएगा। इस बैसाखी की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो अपंग राजनीति चलती है कि किसी न किसी एक के सहारे खड़े होकर तब फिर दूसरा चल पाता है, वो बिहार में खत्म होगा। जितना भाजपा चाहती है उतना ही लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश जी राजनीतिक तौर पर समाप्त हो जाए। शायद इसीलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। जेडीयू का क्या मुद्दा हो सकता है इसको आगे बढ़ाने में? बात हो, जेडीयू को तो कोशिश करनी चाहिए, जितनी कम बात हो इस पर उतना अच्छा है उनके लिए। नहीं, जैसे मुझे लगता है कि देखिए राजनीति में जेडीयू को भी ये लगता होगा कि वो जो है वो ज़्यादा बड़ा स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर सकती है बिहार में। और जैसा कि हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कि वो बार बार इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, तो उसके पीछे ये भी हो सकता है कि नीतीश जितना कमज़ोर होंगे जेडीयू उतना मजबूत होगी, आरजेडी उतना मजबूत होगी। तो आरजेडी जो है उसका ये हो सकता है ध्येय कि हम एक समय आरजेडी एक बहुत बड़ी फोर्स बिहार में थी, अब वो उसका जो दायरा है वो सिमट गया है और बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू इस तरह की फोर्सेस हैं। तो अब उसको भी अपना रिवाइवल अगर इस मुद्दे में दिखाई देता है तो हो सकता है ये। अच्छा, अशोक चौधरी जिनका मैंने जिक्र किया था, बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू के नेता, सुनिए वो अपने नेता का बचाव कैसे कर रहे हैं और बचाव के लिए आज स्कूल की किताब लेकर के पहुंचे विधानसभा में। नीतीश कुमार के माफी मांगने के बाद भी विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा जारी है। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है और जेडीयू के नेता अपनी तरफ से लगातार सफाई दे रहे हैं। अशोक चौधरी जो सीनियर लीडर हैं, मंत्री हैं, एनसीईआरटी की किताब को लेकर पहुंचे हैं। क्या है इस किताब में? जो बात माननीय नेता ने कहा वो सब बातें इस किताब में लिखी हुई है। अब अपने 12वीं के बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, उन सबको आप एनसीईआरटी के सिलेबस में वो पढ़ाते हैं। और जो लोग यहाँ आए हैं, जो हाउस में हैं, वो तो परिपक्व लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, ठीक है। जब आप 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बावजूद भी माननीय नेता ने माना कि हमारी बात को लोगों ने ढंग से नहीं लिया है, क्योंकि माननीय नेता प्रजनन दर कैसे घट रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमने लड़कियों को पढ़ा करके उसके प्रजनन दर को कैसे कम किया है, और उस पर माननीय नेता ने कुछ बात कही जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा है, वही बात माननीय नेता ने कही। बीजेपी का कहना है कि सदन के अंदर वो जगह नहीं है जहां इस तरह की बातें की। नहीं, आप जब आपका हमारा जो जनजातीय गणना के बाद जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो अति पिछड़ों का बढ़ा है, वो महादलित का बढ़ा है, तो जो पॉपुलेशन बढ़ा है उसमें अशिक्षा सबसे ज्यादा है। तो माननीय नेता जो इस प्रदेश के एक फादर फिगर हैं, पिता के समान इन 17-18 वर्षों में इस प्रदेश को संभाला है, प्रदेश को बढ़ाया है, अगर वो कोई बात इस तरह की बात कह भी दिया और उसके लिए उन्होंने सदन में माफी मांग लिया और वो कहा कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं, हम अपने आप को निंदा करते हैं, उसके बावजूद भी ढपोसंखी लोग भारतीय जनता पार्टी के, जिनका दोहरा चरित्र है, हाथी का दांत खाने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और, ये लोग माननीय नेता को कह रहे हैं कि शर्म करो। तो इसीलिए तो हमने एनसीईआरटी का बुक लाया है कि ये एनसीईआरटी के बुक में जो बातें लिखी हुई है उससे माननीय नेता तो 1% भी इधर उधर नहीं गए। तो जब क्यों आप खाली इतना ही फर्क हो गया क्या? अशोक चौधरी जी 12वीं की सिलेबस की किताब बायोलॉजी की लेकर के गए हैं। वैसे तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि जो बात नीतीश कुमार जी ने कही वो किताब में नहीं होगी, वो
ऐसे तो नहीं कही जाती, वहाँ अलग तरीके जो से। नीतीश कुमार कह रहे थे उसका वर्णन नहीं हो सकता उसके अंदर। वो किताबें जो होती हैं वो अलग तरीके से कोई बात समझाने के लिए होती हैं। बहरहाल उनका कहना है, पहले तो किताब दिखाकर जस्टिफाई भी कर रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं फिर हमने माफी भी मांग ली। भाई आप एक बात पर रहिए ना, माफी मांग ली तो फिर किस बात का जस्टिफाई कर रहे हैं? दरअसल असली संकट यही है, गलत हो गया, गलत मान लिए, आपके ऊपर दबाव पड़ा है तो भी आपको अपने रुख पर कायम रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। भाई गलती हमसे हो गई, सामने वाला बार बार कहेगा तो लोग उसको गलत तरीके से समझेंगे। लेकिन अगर आप फिर से उसको जस्टिफाई करने में, और मैं तो मतलब मैं सचमुच थोड़ा सा डर भी रहा हूं कि कहीं फिर से ये चर्चा उस तरफ ना चली जाए जो नीतीश जी अपनी किसी मानसिक अवस्था में कर गए हों, उसको इस तरह से विषय बना दिया गया, इस तरह से सारे मंत्री उसका व्याख्यान दे रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये बड़ा ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि एकेडमिक्स, फिक्शन और पार्लियामेंट या विधानसभा असेंबली, उसका फर्क तो समझना चाहिए। इतना तो सबको आपको पता डर होना क्या है कि नीतीश जी फिर कहीं बताने ना लगेंगे? मैंने तो ये कहा था। अब नीतीश जी कहें या उनकी पार्टी का कोई नेता उत्साही हो जाएगी, नेताजी ने कहा है, तो हम भी तो बता सकते हैं ना, हमारा भी तो कुछ अधिकार बनता है नेताजी के प्रति। तो ये तो अक्सर देखा गया है कि दो हाथ आगे बढ़ के बोलते हैं, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। अच्छा चलिए, इसमें आगे की हमारी जो खबर थी वो रह गई। खबर ये कि आज विधानसभा के अंदर जो है आरक्षण बिहार में 75% करने का प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। इस पर हम लोग कल भी चर्चा की थी कि आखिर इसका आगे क्या होने जा रहा है। तो ये तो एक प्रक्रिया है कि उसको विधानसभा से गुजरना है, फिर एक बार केंद्र के पास आएगा, और केंद्र इसको चाहे तो आपने बताया था शेड्यूल 9 में डाल सकता है, नहीं तो फिर वहीं से मामला। देखिए ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। ये मामला शुरू हुआ जब से ये बात हुई कि जातीय जनगणना की बात शुरू हुई, वहाँ से ये बढ़ रहा है। हमने प्रधानमंत्री के भाषणों में इसकी गूंज सुनी, जब वो ओबीसी पे बात करते हैं, जब उस पे बात करते हैं। संघ की तरफ से एक बाकायदा एक बयान, मतलब कैंपेन जो है उसको शुरुआत की जा रही है, जिसमें उनकी कोशिश ये है कि वो जातियों को एक साथ हिंदुत्व के अंदर लेके आएँ, और वो जो बढ़ती जातियाँ दिख रही हैं उसको कहीं ना कहीं एक साथ किया जाए। तो ये जो एक शुरुआत हुई थी जातीय जनगणना की पॉलिटिक्स से, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी एक इसका विचार अब सामने आ रहा है कि इसको जातियों के नाम पर अगर देश बंट जाएगा तो उसका नुकसान देश को बहुत होगा। जी समीर जी, मुझे लग रहा है कि कानून बहुत जल्दी नहीं बन पाएगा, भले ही ये सदन में इसको पास कर ले। राज्यपाल के पास जब जाएगा यह अप्रूवल के लिए, तो राज्यपाल का रुख क्या होगा? राज्यपाल का मुझे लग रहा है वही रुख होगा जो उसे केंद्र से निर्देश मिलेगा, क्योंकि कई मामलों में देखने आया, छत्तीसगढ़ के मामले में भूपेश बघेल ने पास किया तो राज्यपाल के पास वो पेंडिंग रहा, वहां से परमिशन नहीं मिल पाई। मुझे लगता है कि राज्यपाल के यहाँ से इसे अनुमति नहीं मिलेगी, और राज्यपाल इसे वापस भी भेज सकते हैं या अपने पास होल्ड करके भी रख सकते हैं। मुझे लग रहा है इतनी जल्दी कानून बनने की संभावना मुझे इसमें नहीं लग रही है। चलें एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, कहानी कुर्सी की में, लेकिन आगे हम बात करेंगे अयोध्या की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में हुई कैबिनेट मीटिंग।